दोस्तों, पैराडॉक्स यानी एक ऐसी सवाल जो विरोधाभास पैदा करते हैं। इन सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। पैराडॉक्स वो प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन उसका जवाब स्वीकार न किया जाने वाला और विरोधाभासी होता है। पैराडॉक्स को कई लोग अमान्य तर्क भी कहते हैं। ये हमारी सोच को बढ़ावा देते हैं और इंसान की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोचने के लिए ये पैराडॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले 5 पैराडॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे है लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो जो कुछ भी कहता है वो सब झूठ है, तो अब वो सच में रोजाना झूठ ही बोलता है, तो उसकी कहीं झूठ बोलने वाली बात तो सच है। और इस हिसाब से तो वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो रोजाना झूठ बोलता है। ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि अरे ये भाई साहब क्या बात कर रहा है। ये हर किसी के दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। इसी को तो लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। तो दूसरी नंबर पे है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कहा जाता है कि इस पैराडॉक्स को एवोरस नाम के इंसान ने 12वीं शताब्दी में रचा था। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी है कि वो उससे दुनिया में कोई नहीं उठा सकता, खुद भगवान भी नहीं। और अगर वो सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते तो उनका सर्वशक्तिमान होने का कथन तो गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को भगवान उठा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिससे कोई नहीं उठा सके। तो इस तरह से ये पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है। इस दिमाग को चकरा देने वाली गुंथी को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। तो तीसरे नंबर पे है पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को वकालत सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उसे प्रार्थना किया कि वो उसे वकालत सिखाए, लेकिन वो उनकी फीस तब देगा जब वो वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने इस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब एग्जाम को फाइट करके किसी तरह से वो लड़का वकील तो बन गया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक भी केस नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने फीस मांगी तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस जीतने के बाद शिक्षक को उनकी फीस देने वाला था, और अब तक वो कोई केस लड़ा ही नहीं था। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस लेने के लिए कोर्ट में उस विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया और कोर्ट में कहा कि अगर ये केस मैं जीतता हूँ तो कोर्ट के नियम अनुसार इसे मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं अपना केस हार जाता हूँ फिर इस लड़के को मुझे मेरे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार तो उसे अपनी पहली केस जीतने पर मुझे वकालत दिखाने की मेरी फीस देनी होगी। यहाँ तो लगता है कि किसी भी हालत में उस विद्यार्थी को प्रोफेसर को पैसे देने होंगे, लेकिन अपनी सोच पर जरा और जोर दीजिए और गुंथी को समझने की कोशिश करें। अब विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट में उत्पन्न होता है। उस लड़के का कहना है कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो कोर्ट के नियम अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये केस मैं हार जाता हूँ तो भी प्रोफेसर को मुझे उनकी फीस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त में ये तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूंगा तो ही उनके फीस के पैसे दूंगा। और इस तरह से प्रोफेसर और वो विद्यार्थी अपनी अपनी कही बातों से पैराडॉक्स पैदा करता है। तो चौथे नंबर पे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स काफी मशहूर और चर्चित है क्योंकि ये टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कोई इंसान अपने भूतकाल में जाता है और अपने ही दादा और दादी को मिलने से पहले ही वो अपने दादाजी को मार देता है, तो इस हालत में उसके पिताजी का जन्म नहीं हो पाएगा और उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स और कुछ साइंटिफिक इक्वेशन के चलते स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की पैराडॉक्स की। तो 5वें नंबर पे है सिमिलियन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स आपकी दिमाग को तो हिला कर रख देगा। मान लीजिए एक रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के 3 दोस्त एडवेंचर के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं होते हैं और वो दोनों ही अपने स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के पानी के बोतल में जहर मिला देता है ताकि सी को जब रेगिस्तान में प्यास लगे तो वो पानी के साथ जहर पीकर मर जाए। अब ए की ये प्लानिंग बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरफ से सी को मारने की साजिश बनाता है।
बी क्या करता है कि सी की उस पानी की बोतल में एक छेद बना देता है ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से सी को पानी न मिलने पर मौत हो जाए। अब ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट करके तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं और आखिरकार पानी न मिलने पर सी की रेगिस्तान में ही डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है और सवाल ये पैदा होता है कि सी के मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर एक कहता है कि सी ने मेरा जहर पिया ही नहीं है, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। इस कसम में आखिर सी तो मारा गया और कानून की नज़र में ए और बी दोनों ही मर्डर का प्लान करने के लिए गुनहगार थे। लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, ये गुंथी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? आप नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।